गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है ब्रह्म का काल। गुरु अवगुण को मेटता, मिटे सभी ब्रह्मजाल। गुरु के संदर्भ में भक्ति काल के प्रमुख संत कबीरदास जी की ये पंक्तियां आज भी प्रासंगिक है। आज टीचर्स डे है, यानी शिक्षकों का दिवस। दोस्तों, देश के भविष्य को संवारने वाले और आगे बढ़ाने वाले शिक्षकों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उनकी महिमा का वर्णन हम चंद शब्दों में नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षक हमारे समाज की सच्ची संपत्ति है। प्राचीन काल में जिस प्रकार गुरुओं का मान सम्मान हुआ करता था, क्या उतना ही मान सम्मान आज वर्तमान में हमारे शिक्षकों को मिल रहा है? क्या है हमारे देश के शिक्षकों की दशा? सरकारी नौकरी मिली तो ठीक है, अस्थायी तौर पर कार्य करने वाले शिक्षक किस हाल में अपना गुजारा कर रहे हैं? सारी योग्यताओं के बावजूद देश के लाखों शिक्षक परेशानियों से जूझ रहे हैं। ये सब सवाल इसलिए हैं दोस्तों, क्योंकि मेरे हाथ में है सूर्यबाला द्वारा लिखित दीक्षांत उपन्यास। नमस्ते दोस्तों, मैं आशमा आप सभी को मेरे चैनल बातें किताबों की मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं दीक्षांत उपन्यास को अपने फेवरेट बुक लिस्ट में रखना चाहूँगी, क्योंकि इसमें जो अध्यापक का जिक्र है वो एक भाषा का अध्यापक है, खास करके हिंदी भाषा का अध्यापक, जिसमें सारी योग्यताएं हैं, उसके बावजूद भी उसे वो स्थान नहीं मिल पाता। देश में ऐसे लाखों शिक्षक हैं जो सारी योग्यताओं के बावजूद भी अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। मानसिक और शारीरिक स्तर पर शिक्षक टूट चुके हैं, उसका भी बहुत अच्छे से लेखिका ने वर्णन किया है। साथ ही शिक्षा जैसा क्षेत्र किस प्रकार भ्रष्ट होता जा रहा है उसका भी बेहतरीन वर्णन इस उपन्यास में आपको देखने को मिल सकता है। दीक्षांत जैसे शानदार उपन्यास को लिखने वाली सूर्यबाला जी हिंदी की चर्चित कथाकार और व्यंग्यकार हैं। इन्होंने अब तक 5 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह, 4 व्यंग्य संग्रह अलावा संस्मरण और डायरी साहित्य में भी अपनी लेखनी चलाई है। प्रियदर्शनी सम्मान, घनश्यामदास सर्राफ पुरस्कार, व्यंग्यश्री पुरस्कार, रत्नादेवी गोयनका वाग्देवी पुरस्कार, शरद जोशी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा सम्मान जैसे सम्मानों से इन्हें नवाजा भी गया है। इस उपन्यास में जो मुख्य पात्र है दोस्तों, वो है अध्यापक विद्याभूषण शर्मा, जो अस्थायी तौर पर कार्य कर रहे हैं। उनके माध्यम से देश के सभी अध्यापकों के जीवन का सच और उनकी आर्थिक परिस्थिति और मनस्थिति को वाणी देने का प्रयास लेखिका ने किया है। इस उपन्यास में कुल मिलाकर 6 भाग है: परिसर, यंत्रणा के कोण, चक्रव्यूह, प्रयाण, लोग और आलोक बिंदु। उपन्यास का प्रथम भाग है परिसर। परिसर भाग में शर्मा सर के एक दिन के कॉलेज के अनुभव का वर्णन है। शर्मा सर सुबह सुबह कॉलेज जाते वक्त अपने ही छात्र रतन बरुआ के कार से उछाले गए कीचड़ के छींटों का शिकार हो जाते हैं। कक्षा में पहुंचकर हिंदी की पद्य भारती में से चौथी कविता को पढ़ाने लगते हैं तो लड़के शोर मचाते हैं, लड़कों को सजा के तौर पर बाहर निकलवा देते हैं। लेकिन कॉलेज की व्यवस्था और एक ना एक दिन परमानेंट होने की लालसा के कारण वे अपने विद्यार्थियों की शिकायत कॉलेज के प्रिंसिपल से नहीं करते। उपन्यास का दूसरा भाग है यंत्रणा के कोण। इसमें शर्मा सर का परिवार और उनके नौकरी विषय में संबंधित विचारों को व्यक्त किया गया है। शर्मा सर को लगता था कि प्रिंसिपल राजदान इस साल अवश्य उनके परमानेंट करवाने की जिक्र मैनेजिंग कमेटी के सामने ज़रूर रखेंगे। परमानेंट होने की जो खुशी या कल्पना मात्र से शर्मा सर और उनका परिवार खुश हो जाता था। और इस भाग में शर्मा सर के गांव के बारे में, उनके पिता के बारे में भी दिखाया गया है। पिता की कही हुई बातें उन्हें याद आती है कि परिस्थिति और वातावरण से समझौता करना बुरा नहीं है, बुरी है गिरगिट बनने की आदत। किसी भी नफ़े नुकसान के लिए सच के साथ कभी खिलवाड़ मत करना, क्योंकि समाज सच के सामने झुकता है। उपन्यास का तीसरा भाग है चक्रव्यूह। इस भाग में शर्मा सर अलग अलग चक्रव्यूहों में फंसे हुए दिखाई देते हैं। उनके सहयोगी डिसोजा उन्हें
कॉलेज के डिग्री विभाग में एक पद खाली होने की बात बताते हैं, साथ ही तुरंत प्रिंसिपल से मिलने के लिए आग्रह करते हैं। शर्मा सर प्रिंसिपल से मिलने तो चले जाते हैं, किंतु प्रिंसिपल उन्हें दुनिया भर की खबरें इकट्ठे करते फिर रहे हो कहकर टाल देते हैं। प्रिंसिपल की इन बातों को सुनकर उनका दिल टूट जाता है। शर्मा सर जिस जगह पर ट्यूशन पढ़ा रहे थे वहाँ पे भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। ट्यूशन के अलावा उन्हें अलग अलग काम भी सौंपे जाते हैं। इस भाग में हम देखते हैं कि शर्मा सर परिवार, विद्यार्थी और नौकरी जैसे चक्रव्यूह में फंसे हुए दिखाई देते हैं। उपन्यास का चौथा भाग है प्रयाण। इस भाग में शर्मा सर प्रिंसिपल की 4 बातें सुनकर कक्षा में तो चले जाते हैं, किंतु विद्यार्थी उन्हें पढ़ाने ही नहीं देते। लड़कों का बढ़ता हुआ शोर देखकर वे लड़कों को कक्षा से बाहर निकलवाते हैं। केवल 3 विद्यार्थी कक्षा में बैठते हैं, विजेंद्र, मनोज और शशांक। रतन बरुआ जैसा विद्यार्थी उनकी कक्षा में नकल करने का प्रयत्न करता है तो वे रोकते हैं। रतन बरुआ उन्हें कॉलेज के बाहर धमकी देता है। अचानक प्रिंसिपल के बुलवाने पर शर्मा सर को पता चलता है कि मैनेजमेंट कमेटी उनसे खुश नहीं है। उन्हें दूसरी नौकरी तलाशने की सलाह दी जाती है क्योंकि वे ओवर क्वालिफाइड हैं। शर्मा सर को लगने लगता है कि अब उनकी पीएचडी उन पर बोझ बन रही है। घर परिवार की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को उठाने के लिए वे सक्षम नहीं हैं। इन्हीं विचारों को सोचकर वे चले जा रहे थे। अचानक से उनका संतुलन बिगड़ जाने से वे नाले में गिर जाते हैं। शर्मा सर को दुकानदार और मछुआरे नाले से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। वहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में 48 घंटे तक शर्मा सर बेहोशी के हालत में पड़े रहते हैं। अस्पताल में उनकी पत्नी कुंती, उनके 2 पुत्र विनय भूषण और विमल भूषण, साथ ही उनके 3 विद्यार्थी शशांक, विजेंद्र और मनोज मौजूद रहते हैं। पुलिस के हादसे का कारण पूछने पर शर्मा सर कुछ नहीं बताते। इससे प्रिंसिपल राजदान राहत की सांस लेते हैं। मैनेजमेंट कमेटी के दबाव में आकर प्रिंसिपल ने शर्मा सर को नौकरी से निकालने के लिए मजबूर किया था। साथ ही मैनेजमेंट ने एमएलए के बांजे को शर्मा सर का पद दे दिया था। इसी भाग में दिखाया गया है कि अस्पताल में अर्धचेतना के अवस्था में पड़े हुए शर्मा सर के आंखों के सामने अतीत के चित्र आने लगते हैं। उनका गांव, उनके माता पिता, उनकी पत्नी कुंती। साथ ही वे सोचते हैं कि भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास झेला था, किंतु उनका वनवास है कि खत्म ही नहीं होता। यही सोचते सोचते उनकी आंखें बंद होती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। 5वां भाग है लोग। इस भाग में दिखाया गया है कि शर्मा सर की मौत की खबर पूरे कॉलेज में फैलती है। शर्मा सर के मौत का कारण प्रिंसिपल राजदान को ही माना जाता है। साथ ही सभी विद्यार्थी थोड़ी देर के लिए कॉलेज के सामने हड़ताल करते हैं। सभी अध्यापक मिलकर कॉलेज के सामने से शव यात्रा निकालने की मांग प्रिंसिपल के सामने करते हैं और एक डोम की तरह शर्मा सर की शव यात्रा को कॉलेज के सामने से निकाला जाता है। उपन्यास के अंतिम भाग आलोक बिंदु में दिखाया गया है कि शर्मा सर की पत्नी कुंती अपने बच्चों के साथ गांव जाने के लिए सामान समेट रही होती है। तभी उनके विद्यार्थी विजेंद्र और शशांक उन्हें बस स्टैंड तक पहुंचने की जिम्मेदारी उठाते हैं। तभी विजेंद्र के पिताजी अचानक वहां पर आ पहुंचते हैं और वो कुंती को अभिवादन करके उनके दोनों बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद उठाने की बात करते हैं और वे बताते हैं कि शर्मा सर के पिताजी उनके गुरु हुआ करते थे और अपने पिता के साथ शर्मा सर उनके गांव आया करते थे। तो यहीं पर उपन्यास कुंती विस्मय में विजेंद्र के पिता की तरफ देखती है और सत्य और स्वप्न में अंतर तलाशने लगती है और यहीं पर ये उपन्यास यहाँ खत्म हो जाता है। इस उपन्यास के माध्यम से लेखिका ने
शिक्षा व्यवस्था में हो रहे भ्रष्टाचारों का जिक्र किया है। साथ ही योग्यता होने के बावजूद भी किस प्रकार काबिल अध्यापक सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सक्षम नहीं रह पाते, इसका भी वर्णन है। साथ ही ऐसे विद्यार्थियों का वर्णन है जो अध्यापकों को मान सम्मान नहीं देते और वे पूरी तरह से सभी विद्यार्थी वर्ग के लिए कलंक हैं। इसके अलावा इस उपन्यास से हम देखते हैं कि शर्मा सर बीच बीच में गांव का जिक्र तो करते ही हैं, राष्ट्र या त्योहार इनके बारे में भी इस उपन्यास में जिक्र किया गया है। आजकल विद्यार्थियों के मन में आधुनिकता के कारण राष्ट्रीय पर्वों के प्रति उत्साह किस प्रकार कम होता जा रहा है, उसका भी वर्णन लेखिका ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। दोस्तों, कुल मिलाकर यह उपन्यास पढ़ने लायक है। एक ईमानदार शिक्षक की दशा का बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेखिका ने वर्णन किया है। तो मैं आप लोगों से विनती करूंगी कि इस उपन्यास को ज़रूर पढ़िए और किताबों को पढ़ने का शौक़ बनाइए, क्योंकि किताबें बहुत सुकून देती हैं। खास करके दीक्षांत जैसे उपन्यास को पढ़ना ना भूलें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक किताब के साथ बहुत जल्दी आपके सम्मुख हाजिर हो जाऊंगी। धन्यवाद।